गुड मॉर्निंग क्लास। एक बार फिर से एसएसजी कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, जो हम कल की क्लास में पढ़ाए थे आप लोग को, एशिया कॉन्टिनेंट, एशिया महाद्वीप, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्लास लाइव नहीं हो पाई, लेकिन प्रयास ये किया जा रहा है आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाए सारी। तो उसको ध्यान में रखते हुए आइए हम उस टॉपिक को आगे ले चलते हैं, आगे पढ़ते हैं एशिया कॉन्टिनेंट को। तो एशिया कॉन्टिनेंट में हमने आपको मैपिंग के बारे में बता दिया था, मतलब सारे देशों के लोकेशन के बारे में अच्छे से बता दिया। उसके बाद आपको वहाँ की झीलें, वहाँ के पर्वत, वहाँ के पठार, इनके बारे में मैंने बता दिया। अब आइए चलते हैं एशिया महाद्वीप की नदियों के बारे में। हमने लास्ट में चर्चा किया था क्लास के एंड टाइम पर कि कौन कौन सी नदियाँ हैं। आइए एक बार उन नदियों को देख लेते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया कि दो नदियाँ हैं, आमू दरिया और सिर दरिया। ये तिब्बत रीजन से निकलती हैं, आमू दरिया, सिर दरिया। और इसको दिमाग में ये रखना है, आमू दरिया कितने देशों से होकर प्रवाहित होती है। तो ATTU, ATTU यानी कि अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान या ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये चार देश हैं जिनसे ये हमारी आमू दरिया रिवर प्रवाहित होती है, ये दिमाग में रखना है। सिर दरिया की बात करें तो ये भी KKTU से प्रवाहित होती है। अब KKTU से प्रवाहित होने का मतलब ये है देखिए, KKTU से प्रवाहित होने का मतलब ये है कजाकिस्तान या कजाखस्तान बोल सकते हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, तजाकिस्तान और फिर उज्बेकिस्तान। इतने देशों से प्रवाहित होती है। तो हमेशा दिमाग में रखिए, आमू दरिया, सिर दरिया, ये दोनों नदियाँ कहाँ कहाँ से प्रवाहित होती हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आमू दरिया प्रवाहित नहीं होती अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और एक दे देंगे किर्गिस्तान, यहाँ से प्रवाहित नहीं होती। दोनों नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? तिब्बत के क्षेत्र से निकलती हैं, तिब्बत पर्वतीय रीजन से निकलती हैं और पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए अरल सागर में जाकर गिर जाती हैं, अरल सी में जाकर गिर जाती हैं। अरल सागर, अरल सी मैंने कल बताया यूके के बीच में है, उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान के बीच में है। तो क्या कह सकते हैं, अरल सागर में ये तिब्बत से निकलती हैं, अरल सागर में गिर जाती हैं आमू दरिया, सिर दरिया नदियां। ये दिमाग में रखिएगा, जल्दी से नोट कर लीजिए। अरल सागर मैंने अगर बताया था आपको, दिमाग में होगा। तिब्बत रीजन अभी मैं पढ़ाऊंगा जब एशिया के भूभागों को मैं बांटूंगा कि एशिया को कितने भूभाग में बांटा गया है, किस आधार पे बांटा गया है, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा
कि तिब्बत का पर्वतीय रीजन कौन कौन सा है। चलते हैं आगे, क्लियर हो गया होगा। आगे नदी का नाम है चाओ फ्राया, चाओ फ्राया रिवर। ये चाओ फ्राया कहाँ से निकलती है? चाओ फ्राया थाईलैंड से निकलती है, मतलब थाईलैंड की उच्च भूमियों से निकलती है और कहाँ पर जाकर गिरती है? ये जैसे ये समझो, ये इंडिया है, ये थाईलैंड है, ये मलेशिया का क्षेत्र है, ये मैंने कल बताया, ये वियतनाम। तो ये जो थाईलैंड है यहीं से निकलती है थाईलैंड की रिवर, और ये है इसका इंडियन ओशियन का बे ऑफ बंगाल वाला पार्ट। तो बे ऑफ बंगाल में इंडियन ओशियन में क्या कर जाती है? गिर जाती है। तो थाईलैंड से निकलती है, थाईलैंड की उच्च भूमियों से, और इंडियन ओशियन यानी कि बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है। खास बात यह है, इसकी खास बात यह है क्लास, थाईलैंड की राजधानी यानी कि क्या? बैंकॉक, बैंकॉक इसी नदी के किनारे है। थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक इसी नदी के किनारे है, ये दिमाग में रखिए। अगली रिवर, चाओ फ्राया हो गई। अगली हम बात करते हैं येलो रिवर। येलो रिवर, पीली नदी, ये कहाँ से निकलती है? देखो, ये इंडिया का क्षेत्र है, ये थाईलैंड है, ये मलेशिया है, और ये वियतनाम है। मैंने बहुत ही पास पास में बना दिया। ये तो येलो रिवर चाइना के उच्च भूमियों से निकलती है और गिरती है येलो सी में जाकर। ये कौन सा सी है? येलो सी। इसका नाम है येलो सी। इसे हम क्या कहते हैं? गल्फ ऑफ पोहाई, पोहाई की खाड़ी, पोहाई की खाड़ी। तो येलो रिवर या इसी को हुआंगहो, इसे हुआंगहो रिवर भी कहते हैं। ठीक है, हुआंगहो रिवर, येलो रिवर को हुआंगहो रिवर भी कहा जाता है, क्योंकि यही येलो रिवर, अच्छा येलो रिवर का कारण येलो क्यों है? क्योंकि यहां पर येलो शैवाल पाए जाते हैं। वांगहो रिवर, इसे चाइना का शोक कहते हैं, चाइना का शोक। ये बात क्लियर? इसे हम क्या कहते हैं? चाइना का शोक। दूसरी खासियत यह है, शोक क्यों कहा जाता है? जैसे कोई भी नदी हो, ठीक, ये नदी यहां पर अगर कोई नदी प्रवाहित हो रही है, अगर ढाल नहीं है, इसका कोई ढाल नहीं, ये ऊंचा हो ये नीचा हो, तब तो एक दिशा में प्रवाहित होगी। लेकिन अगर ढाल नहीं है तो इनकी कोई भी दिशा हो सकती है, ये किसी भी क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि ढाल ही नहीं है। इनका जिधर भी थोड़ा सा भी ऊपर नीचे मिलेगा उधर प्रवाहित हो जाएंगे। ढाल का मतलब, इसका मतलब ये है कि कोई प्रॉपर ढाल ढाल नहीं है, मतलब ये ऊंचा हो ये नीचा हो, तो ये पूरी नदी एक सीधी रेखा में लगभग इस तरीके से प्रवाहित हो। लेकिन अगर ढाल नहीं है तो जाहिर सी बात है
कहीं ढाल उधर होगा, कहीं ढाल इधर होगा, कहीं पीछे की ओर होगा, तो नदी जिधर ढाल पाएगी उधर की ओर प्रवाहित होता चली जाएगी। और नदी जब इस तरीके से चलती है तो बाढ़ लाने की आशंका ज्यादा होती है। ठीक है, तो वही नदियां बाढ़ लाती हैं जिनकी कोई एक निश्चित दिशा नहीं होती है। तो येलो रिवर, वांगहो रिवर चाइना का सो किसे कहते हैं, जो कि चाइना में बाढ़ ग्रस्त, मतलब चाइना में बाढ़ का मतलब बाढ़ लाती है, ऐसे कह सकते हैं। आगे हम चलते हैं। ये हो गया येलो रिवर, वांगहो रिवर। देखिए अगली रिवर, रिवर का नाम है मेकांग, मेकांग नदी। मेकांग नदी, रिवर, मेकांग रिवर। ये भी चाइना की एक प्रमुख रिवर है, लेकिन ये कई देशों से प्रवाहित होती है, जैसे चाइना, थाईलैंड, चाइना थाईलैंड। सबको दिमाग में क्लियर हो रहा होगा जब मैं डायग्राम बनाया था। चाइना, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। चाइना, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस, ये ऐसी नदियां हैं, मतलब ये मेकांग नदियां ऐसी नदी है जो इतने देशों से होकर प्रवाहित होती है, और ये दो का बॉर्डर बनाती है। कौन कौन से? म्यांमार, म्यांमार और लाओस। ठीक, दूसरा म्यांमार, लाओस और वियतनाम। ये याद रखना, म्यांमार, लाओस, लाओस, वियतनाम, इतने देशों के बीच ये क्या बनाती है? सीमा बनाती है। म्यांमार, लाओस, लाओस, वियतनाम। मेकांग नदी चाइना, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस देशों से होकर गुजरती है। इसकी खासियत क्या है दोस्तों? इसकी खासियत प्रमुख ये है कि जैसे अमेजन होती है, अमेजन नदी जो कि दक्षिण अमेरिका की प्रमुख नदी है, ये विषुवत रेखा से होकर गुजर रही है, मतलब यहां से विषुवत रेखा होकर गुजरती है। कहां से? अमेजन से। अरे भाई, ये साउथ अमेरिका है, यहां से नदी निकली और यहां पर गिरती है, यहीं से गुजरती है विषुवत रेखा। यानी कि विषुवत रेखा अमेजन नदी के मुहाने को कट करती है, और जो भी विषुवतीय क्षेत्र होंगे या ट्रॉपिकल क्षेत्र होंगे वहां पर जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी अच्छी होगी, वहां पर जैव विविधता बहुत अच्छी होगी। ये बात समझ में आ रहा है? तो जहां पर जैव विविधता बहुत अच्छी होगी, जाहिर सी बात है वो क्षेत्र बहुत ज़्यादा, वहाँ की मिट्टियाँ बहुत उपजाऊ होंगी। ठीक है, और मेनली वो जाना जाएगा हाई बायोडाइवर्सिटी रीजन। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर बायोडाइवर्सिटी यहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कहाँ पर? अमेजन बेसिन। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ है? मेकांग रिवर के आसपास, मेकांग नदी के आसपास सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी दूसरे नंबर पर है। पहले कहाँ है? अमेजन पर। ये चीज़ क्लियर? तो मेकांग नदी इतने देशों से प्रवाहित होती है, इतने देशों की सीमा बनाती है, और नंबर दो, ये सेकंड बायोडाइवर्सिटी के लिए जानी जाती है। आगे हम चलते हैं। मेकांग हो गया। एक बार मैं मैप और बना दे रहा हूं, ताकि जो दिमाग में ये चल रहा हो सर ये समझ में नहीं आ रहा है, ये देश कहां पर है, तो एक बार आइए एक बार देख लेते हैं। जितनी बार इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे उतनी बार ये दिमाग में बैठेगा।
ये एशिया कॉन्टिनेंट है। यूराल पर्वत, कैस्पियन सी, टर्की, ब्लैक सी वगैरह से यूरोप से एशिया अलग है। ये एशिया कॉन्टिनेंट है। यहाँ मैंने बताया था इंडिया है, इधर बढ़ोगे पाकिस्तान है, इंडिया पाकिस्तान, आगे बढ़ोगे ईरान है, फिर आगे और बढ़ोगे तो इराक है, फिर जॉर्डन है, इजराइल है, सीरिया है, और जस्ट इसके ऊपर एक देश है जिसका नाम है टर्की। ये पूरा देश है टर्की। फिर से सुनिए, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, इराक, जॉर्डन, इजराइल, सीरिया। ठीक, यहां पर देखोगे तो ये पूरा क्षेत्र सऊदी अरेबिया का है। यहां पर देखोगे यमन, यहां पर ओमान, यमन ओमान। इधर आइए, इधर पर जाएंगे तो म्यांमार, माता सिविलाओ, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। फिर ऊपर गए तो यहां पर भैया मिला चाइना, चाइना के ऊपर गए तो मंगोलिया, और इसके ऊपर गए तो ये क्या है, पूरा रसिया। ठीक, यहां पर आ गए तो तान वाले जितने देश हैं, तान वाले जितने देश हैं, जैसे के टी, टी, यू, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, सॉरी तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, ये किर्गिस्तान मत कर देना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, ये सारे देश हैं। रसिया, मंगोलिया, चाइना, लाओस, और जिसकी अभी मैं मेकांग रिवर की बात की, इस तरीके से ये रिवर निकलती है। ठीक, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, ये पूरा थाईलैंड यहां तक है। ये क्या है, मलेशिया, ये मलेशिया है। और यहां पर देखोगे, यहीं पर देखोगे तो कौन है, सिंगापुर, सुमात्रा, नीचे जाओगे तो जावा, जिसको सुंडा जल संधि क्या कर रही थी, अलग कर रही थी। ठीक, ये है सुमात्रा, ये है जावा। यहीं पर एक सबसे बड़ा द्वीप है इंडोनेशिया का, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई का इस पर अधिकार है। ये बड़ा द्वीप है बोर्नियो। कौन सा द्वीप है, बोर्नियो, बोर्नियो। ये दिमाग में पहले बैठा लीजिए, इतना आपको याद पहले करना पड़ेगा। फिर आपको जब मैं कहूंगा कि नदी जो है इराक इजराइल से निकलती है, सीरिया होते हुए, नहीं, सीरिया, इराक, जॉर्डन होते हुए गल्फ ऑफ पर्सिया में गिरती है, तो तभी आपको समझ में आएगा जब यहाँ जॉर्डन जानेंगे, इजराइल जानेंगे, सीरिया जानेंगे और ये गल्फ ऑफ पर्सिया जानेंगे तभी। और इसको मैंने बताया है गल्फ ऑफ पर्सिया, इधर रेड सी मैंने बताया है। यहां तक क्लियर हो गया, बताइए। चलिए एक बार देख लीजिए। यहां तक क्लियर हो गया, चले आगे। आइए आगे चलते हैं। ये बार बार देश देख लीजिए, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, चाइना, मंगोलिया, रसिया, यमन, ओमान, सऊदी अरेबिया, यहीं एक देश है जिसका नाम है यूएई। फिर इसके ऊपर कतर, सॉरी बहरीन, कतर, कुवैत, ये सारे हैं। चलिए आगे हम चलते हैं। मेकांग रिवर हो गया, हाँ, यांगशी रिवर, वैसे लिखा जाता है
यांग तीशी क्यांग, यांग तीशी क्यांग रिवर, ये प्रमुख नदी है चाइना की। ठीक, चाइना से निकलती है, गल्फ ऑफ पोहाई में जाकर गिरती है, येलो सी में जाकर गिरती है, या ईस्ट चाइना सी में जाकर गिरती है। चाइना की सबसे लंबी नदी है, एशिया की भी सबसे लंबी रिवर है। क्लियर? ये दो नदियों से मिली है, यांगसी और सीक्यांग। कौन कौन सी? यांगसी और क्या? सीक्यांग। इन नदियों से मिलकर बनी है और पूरी मिलकर एशिया की सबसे लंबी नदी बन जाती है। ठीक है, तो यहां पर जरूर लिख लीजिएगा, एशिया की सबसे लंबी नदी है ये, पूरे एशिया की। तो चाइना की भी क्या होगी? सबसे लंबी है, लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, पता होगा, इसी बात में समाहित है कि अगर एशिया की सबसे है लंबी है तो चाइना की भी सबसे लंबी होगी। आइए, तो यांग तीसी क्यांग क्लियर। अगला है ओबियंसी लीना। ओबियंसी लीना, परेशान ना होइए, अभी मैं सारे का डायग्राम बना दूंगा, मोटा मोटा डायग्राम बना दूंगा ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए। ये दिमाग में रखिएगा, ये सागर का नाम है ओखोत्स्क सी। ठीक, इस सागर का नाम है जापान सी, इसका नाम है येलो सी। और चूंकि यहाँ पर एक गल्फ भी बनती है इस तरीके से, तो इसलिए इसको हम कह सकते हैं गल्फ ऑफ पोहाई। ठीक, इसको हम कह सकते हैं हाँ, ये भी ईस्ट चाइना सी, क्योंकि ये चाइना का भाग है, पूर्वी चाइना सागर, ईस्ट चाइना सी। इधर आएंगे, ये है साउथ चाइना सी। गल्फ ऑफ थाईलैंड कहिए या गल्फ ऑफ टॉनकिन, ऑफ टॉनकिन, टॉनकिन की खाड़ी, ये दिमाग में रखिए, इन सागरों के नाम यही हैं। जापान सी, क्योंकि वहां जापान है। आइए आगे चलते हैं, यहां पर देखोगे, दिख रहा होगा सबको, कारा सी। और यहां पर देखोगे तो इसका नाम है लाप्तेव सी, लाप्तेव सागर, कारा सागर और लाप्तेव सागर। सारे देशों के बारे में मैंने बता ही दिया।
नदियों पर हमें चर्चा करनी है। देखो, ये 3 नदियां, इनका नाम है ओब, येनिसी, येनसी, लीना। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ओब, येनसी, लीना नदियों को पश्चिम से पूर्व क्रम में लगाइए। तो इस तरह से लगा सकते हैं, ओब, येनसी, लीना। साइबेरिया के मैदान पर ये प्रवाहित होती है। साइबेरिया का पूरा मैदान ही यूराल पर्वत से लेकर लीना नदी तक है। ठीक, अब अगला हम बात करते हैं रिवर मेकांग, जो कि यहां से निकली थी और सीमा बनाते हुए साउथ चाइना सी में गिर गई थी। ये कौन सी रिवर थी? मेकांग। चाइना की कौन सी रिवर है? एक का नाम है हुआंगहो और एक का नाम है यांग तीशी क्यांग। इसमें सीक्यांग रिवर आकर मिलती है, तो ये पूरी हो जाती है यांग तीशी क्यांग। यांग तीशी क्यांग, इसका नाम है क्या? हुआंगहो, यानी कि येलो रिवर। ये कहाँ गिरती है? गल्फ ऑफ, सबको दिख रहा होगा, गल्फ ऑफ कोहाय। यांग तीशी क्यांग ये रिवर है, लीना येंसी ओब ये नदी है। ठीक, यहां पर है अरल सागर, अरल सी। अरल सी में 2 नदियां आकर गिरती हैं, इस तरीके से। एक का नाम होता है क्या? आमू दरिया, और एक का नाम है सिर दरिया। सिर दरिया, और एक है आमू दरिया। ये दिमाग में रखना, कहीं डाउट हो तो कल की क्लास लाइव चलेगी, उसमें आप पूछ लीजिएगा। चलिए, आमू दरिया, सिर दरिया, ओबीएनसी, लीना, ये 2 नदियां, 3 नदियां जो मैंने बताया उसको जरूर लिख लीजिएगा। चाओ फ्राया, चाओ फ्राया रिवर यहां से निकलती है और यहीं पर जाकर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के किनारे मतलब बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है। आमू दरिया, सिर दरिया हो गया, ओबीएनसी लीना रिवर हो गई, मेकांग रिवर हो गई। ठीक, अब देखिए कुछ नदियां जैसे है ब्रह्मपुत्र। ये जब हम भारत इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। 2 नदियों का नाम और लिख सकते हैं, जैसे यूफ्रेटस, यूफ्रेटस और टिग्रिस। यूफ्रेटस, टिग्रिस, ये 2 नदियां हैं। आपने इन नदियों के नाम सुने होंगे, दजला, फरात। ये 2 नदियों के नाम बहुत अच्छे से सुने होंगे, दजला और फरात। चलिए, इसको एक बार देख लेते हैं। दजला फरात 2 नदियां हैं, निकलती कहां से है? टर्की से। तुर्की से निकलती हैं या टर्की से निकलती हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। टर्की और इराक सीरिया होते हुए, इराक सीरिया सबको दिख रहा होगा, सीरिया होते हुए, तुर्की इराक सीरिया होते हुए यहां से निकली, तुर्की इराक सीरिया होते हुए कहां गिर गई? गल्फ ऑफ पर्सिया में, फारस की खाड़ी में। आमू दरिया, सिर दरिया कहां गिरी? अरल सी में। ठीक, तो एक का नाम है दजला और दूसरे का नाम है फरात। दजला, फरात, ये चीज क्लियर हुई। टर्की के अनातोलिया प्लेट्यू से निकलती हैं। टर्की का एक पठार है जिसका नाम है अनातोलिया का पठार। अनातोलिया के पठार से निकलती हैं, टर्की के अनातोलिया के पठार से निकलती हैं और
तुर्की, इराक, सीरिया होते हुए गल्फ ऑफ पर्सिया में फारस की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। यहां मैं चाहे तो लिख सकता हूं, पूरा लिख लीजिएगा सेंटेंस। क्या है? तुर्की के अनातोलिया पठार से निकलती हैं तुर्की, इराक, सीरिया होते हुए फारस की खाड़ी में जा गिरती है, गल्फ ऑफ पर्सिया में जाकर गिरती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। इन्हीं नदियों के बीच में मेसोपोटामिया की सभ्यता का क्या हुआ था? विकास हुआ है। तो यहां ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। दजला और फरात नदियों के बीच, दजला और फरात नदियों के बीच, दजला फरात नदियों के बीच मेसोपोटामिया मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ। ये जरूर लाइन लिख लीजिएगा। ये क्लियर हुआ? तो भैया यूफ्रेटस, दजला को यूफ्रेटस कहते हैं, फरात को टिग्रिस कहते हैं। दजला फरात के बारे में क्लियर हो गया। आमू दरिया, सिर दरिया, ATTU, KKTU से निकलती हैं तिब्बत के पठार से। अरल सागर जो कि यूके के बीच में, उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान के बीच अरल सागर में गिर जाती हैं। ओबियंसी, लीना, ये ऐसी नदियां हैं जो कि साइबेरिया के मैदान पर प्रवाहित होती हैं। इसलिए जो साइबेरिया का मैदान है यूराल पर्वत से लेकर लीना नदी तक है। ये चीज क्लियर? यहां मैंने इसलिए इन सबको लिख दिया क्योंकि ये पूछा जा सकता है प्रशांत महासागर का कौन सा भाग है, कौन सा नहीं है। पूछा जा सकता है येलो सी किसका भाग है, तो आप बताओगे चाइना सी का भाग है, या फिर आप कह दोगे ये प्रशांत महासागर का ही भाग है। यहां तक क्लियर हो गया? जल्दी से बना लीजिए, लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया? आप सभी लोगों का हो गया? चलिए, हो गई। दो नदियां और है इंपॉर्टेंट, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लिख लीजिए नहीं तो कहेंगे सर ने बताया नहीं। साल्वीन और इरावदी, साल्वीन रिवर और इरावदी रिवर। देखिए, याद रखने का तरीका ये देख लीजिए, साल्वीन जो है म्यांमार की सबसे लंबी नदी है, और इरावदी के किनारे म्यांमार का एक शहर है जो कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इरावदी नदी के किनारे रंगून शहर है, जो कि जो मुगल वंश का सबसे लास्ट रूलर था, कह सकते हैं आप, वो अरे बहादुर शाह जफर, उसी को वहां पर रंगून भेजा गया था। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। तो इरावदी जो है इसी नदी के किनारे, यांगून, पहले रंगून नाम था, अब यांगून, तो इरावदी के किनारे यांगून शहर है। साल्वीन नदी म्यांमार की सबसे लंबी नदी है, लिख लीजिएगा। ये क्या है? लंबी रिवर है। किसकी? म्यांमार की। यहां दिख रहा है, हाँ, म्यांमार की सबसे लंबी रिवर है। और इरावदी क्या है?
इसके किनारे तट पर यांगून शहर स्थित है। तट पर यांगून शहर है। म्यांमार दिखा दो सकते हो यहां पर। ये इसका नाम है साल्वीन और इसका नाम है इरावदी। तो इस तरह से सारी नदियां कंप्लीट हो गई एशिया कॉन्टिनेंट की। एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए, बार बार रिवीजन कर लीजिए ताकि बाद में दिक्कत ना आए। रिवर मेकांग, विश्व के दूसरे नंबर की बायोडाइवर्सिटी मेकांग में पाई जाती है, मेकांग नदी के आसपास। मेकांग रिवर कई क्षेत्रों से निकलती है, चाइना, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। ठीक है, लाओस वियतनाम के बीच सीमा बनाती है और म्यांमार लाओस के बीच सीमा बनाती है। ये मेकांग रिवर। ये है क्या, थाईलैंड की एक रिवर है चाओ फ्राया। यहां मैंने नाम लिखा नहीं है लेकिन मैंने बताया है, सी से नाम है चाओ फ्राया रिवर। यहां लिखना थोड़ा कंजेस्टेड हो जाएगा, आपको समझ में आएगा नहीं। ये रिवर का नाम क्या है, चाओ फ्राया। इस रिवर का नाम चाओ फ्राया, चाय फ्राया से याद कर सकते हैं, चाओ फ्राया। चाओ फ्राया थोड़ा सा बड़ा लिख दे रहा हूं। चाओ फ्राया रिवर। ठीक, मेकांग रिवर हो गया, चाओ फ्राया हो गया। येलो रिवर की बात करें तो ये भी चाइना का सो ख्वांगहो के नाम से जाना जाता है, गल्फ ऑफ बोहाई में जाकर गिरती है। यांग तीसीक्यांग चाइना की सबसे लंबी व एशिया की सबसे लंबी नदी है। ये ईस्ट चाइना सी में जाकर गिरती है। ओबियंसी लीना साइबेरिया के मैदान पर बहने वाली दक्षिण से उत्तर की ओर नदियां हैं ये। ओबियंसी गिरती है कारासी में, लीना गिरती है लाप्तेव सी में। आमू दरिया सिर दरिया, इसका पता है ATTU, इसका नाम है KKTTU। KKTU, ठीक है, याद रखना। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान नहीं है। तजाकिस्तान उज्बेकिस्तान में जाकर अरल सी में गिर जाती है। अरल सी किसके बीच में है, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में। दजला और फरात नदियां ये हैं। और सालवीन इरावदी के बारे में, हाँ, दजला फरात कहाँ से निकलती हैं, तुर्की के अनातोलिया के पठार से निकलती हैं और फारस की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। और सालवीन इरावदी की अगर बात करें तो सालवीन कहाँ से निकलती है, जल्दी से बताइए। सालवीन नदी म्यांमार से निकलती है, म्यांमार में जाकर किस तट पर, बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है। चलिए, ये नदियां हो गई आपकी कंप्लीट। अब किसी को कोई भी दिक्कत आए, अगली जब लाइव क्लास चलेगी तो उसमें आप पूछ लीजिएगा। चलिए, एक मिनट, मैं जरा देख लूं कि रिकॉर्डिंग सही से हो रही है अथवा नहीं। ठीक है, चलिए। अब एशिया महाद्वीप को 3 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। देखिए, देश के आधार पर, या ऐसे कर लीजिए, क्षेत्र के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ
एरिया। दूसरा क्षेत्र के आधार पर हो गया, जलवायु के आधार पर, या ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट, जलवायु के आधार पर। दूसरा क्षेत्र के आधार पर, जलवायु के आधार पर, और भौगोलिक स्थिति के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल लोकेशन। ठीक, क्षेत्र के आधार पर अगर हम बात करें तो इसको एशिया को कई भूभाग में बांटा जाता है, जैसे दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, और पूर्व एशिया, मध्य एशिया। दिख रहा है सबको? मध्य एशिया, और उत्तर एशिया कह लीजिए, उत्तर एशिया, या फिर साइबेरिया। साइबेरिया ये क्षेत्र है। अगर हम क्लाइमेट के आधार पर बात करें, जलवायु के आधार पर, तो ये देखिए जो पूरी एशिया की जलवायु है 3 कैटेगरी में डिवाइड की गई है। 3 कैटेगरी में कौन कौन सी? देखिए, शीत एशिया, मानसून एशिया, शीत एशिया, मानसून एशिया, और है शुष्क एशिया। यानी कि कोल्ड एशिया, मानसूनी एशिया एंड ड्राई एशिया। भौगोलिक स्थिति के आधार पर उत्तर का मैदानी क्षेत्र, जिसमें पूरा साइबेरिया आ जाएगा। मध्यवर्ती पर्वतीय क्षेत्र या उच्च भूमियां, मिडिल माउंटेनियस रीजन, नॉर्दर्न प्लेन रीजन, और तीसरा है दक्षिण पठारी क्षेत्र, और लास्ट एशिया के द्वीप। जल्दी से नोट कर लीजिए, पूरे एशिया महाद्वीप को इतने कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ वेस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, और नॉर्दर्न एशिया जिसे साइबेरिया कहते हैं।
ये क्या है? कोल्ड एशिया, ये है मानसून एशिया, ये है ड्राई एशिया, उत्तर का मैदानी क्षेत्र यानी कि नॉर्दर्न प्लेन रीजन, मिड मिड माउंटेनियस रीजन, प्लेट्यू रीजन, और आइलैंड्स ऑफ एशिया। तो ये एशिया के भैया महाद्वीप है। पूरा एशिया महाद्वीप इतने भागों में डिवाइडेड है। हो गया? चलिए, इसमें हम देशों को देखेंगे, कौन कौन से देश हैं। कई बार मैंने बताया है, एक बार और देख लीजिए। देखिए, क्षेत्र के आधार पर एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में अगर बात करें, बहुत आसान है। पूरा एशिया कॉन्टिनेंट है। देखिए, इसमें मैंने बताया है, इंडिया है, पाकिस्तान है, ईरान है, इराक है, जॉर्डन है, इजराइल है, सीरिया है, टर्की है, सऊदी अरेबिया है, यमन है, ओमान है, यूएई है। यहां पर देखोगे बहरीन है, थोड़ा सा और बढ़ोगे कुवैत है, और इसके ऊपर सॉरी कतर है, कुवैत है। ठीक है, मैं थोड़ा सा ये बना दे रहा हूं। दिख रहा होगा? ठीक, देखो, ये है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। यहां पर है बहरीन, यहां पर है कतर, यहां है कुवैत। कुवैत, कतर, बहरीन, यूएई, ये दिमाग में रखिएगा। ये क्या है? गल्फ ऑफ पर्सिया। यहां आगे क्या है? ये गल्फ ऑफ ओमान। ठीक, आगे बढ़ो। म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, और ये क्या है? लाओस। म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस।
ठीक, आगे बढ़ो। ये है लाओस, चाइना, मंगोलिया, यहां है रशिया। लाओस, कंबोडिया, मंगोलिया, रसिया। उसके बाद ये तो सारे देश हो गए इधर, ये हो गए। यहां पर देखोगे तो जितने तान हैं भैया वो हैं, मैंने बताया, के टी टी यू। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। और टर्की है। यहां पर देखोगे तो यहीं पर भैया है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर के बगल में अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया। जैसे देखो ये है कैस्पियन सी। क्या है ये? कैस्पियन सागर। तो ये क्षेत्र तो हो गया रूस का। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, ईरान, तजाकिस्तान और अजरबैजान, फिर ये है रूस। ये जो अजरबैजान है, दिमाग में रखिए, इसके जस्ट बगल में एक देश है, बहुत छोटा सा देश है, इसका नाम है आर्मेनिया। और यहीं पर एक छोटा सा देश है जिसका नाम है जॉर्जिया। तो जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान कहाँ पर है? हम किस लोकेशन की बात कर रहे हैं? हम इस लोकेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसको थोड़ा सा हमने बड़ा बना दिया। ये क्या है? कैस्पियन सागर। ये कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर के बगल में देख रहे हो 5 देश लगे हुए हैं, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान, रूस। अजरबैजान के बगल में है आर्मेनिया, इसके बगल में है जॉर्जिया। ये दिमाग में रखना। हम इस फिगर के बारे में बता रहे हैं क्योंकि वहां सब कुछ बना जाना। इस फिगर के बारे में हम बता रहे हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? ये चीज क्लियर हो गया। हम इस डायग्राम को यहां बहुत अच्छे से बताए हैं। यहाँ यमन ओमान तो बड़े आसानी से देख लेंगे, लेकिन इन देशों के बारे में हमने ये दिखाया, यूएई, बहरीन, कतर, कुवैत। और ये तो जानते हैं यहाँ इंडोनेशिया के 13,000 द्वीप हैं लगभग, जैसे सुमात्रा है, जावा है, बोर्नियो है, सेलिबेसी है, कई द्वीप हैं ऐसे। तो अब बता रहा हूं कि इन क्षेत्रों को किस प्रकार बांटा गया है। जैसे देखो, ये जैसे इसको हम कहेंगे मध्य एशिया। ये क्या है? मध्य एशिया। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ये सब किस में आ जाएंगे? मध्य एशिया में। कौन कौन से देश आ जाएंगे? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, सबको दिख रहा है? उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान,
ये सारे देश मध्य एशिया के अंतर्गत आ जाएंगे। किसको दिखा रहे हैं ये? मध्य एशिया, मिडिल एशिया, मध्य एशिया। अभी हम जब बात करेंगे कि मध्य एशिया में स्टेपी ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं, तब आपको वहां मैं पूरा फुल फॉर्म नहीं बताऊंगा, आपको इतना दिमाग में आ जाना चाहिए इन्हीं रीजन में। कौन से घास के मैदान? स्टेपी ग्रासलैंड्स। ठीक है, तो इसका आगे चलकर बहुत यूज है। आइए, ये हो गया मध्य एशिया। साउथ एशिया में कितने आ जाएंगे? एशियान के जो देश हैं वो साउथ एशिया में आ जाएंगे, जैसे इंडिया, म्यांमार, इंडिया, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल। भैया ये सब क्या है? साउथ एशिया। ये लिख लीजिए, साउथ एशिया के अंतर्गत आएंगे। अभी जब मैं कहूंगा साउथ एशिया में मानसूनी जलवायु पाई जाती है, यानी कि इस रीजन में कैसी जलवायु पाई जाती है? मानसूनी। आगे बढ़ते हैं। साउथ एशिया हो गया। अब अगर हम बात करें उत्तर एशिया में या साइबेरिया, इसको हम पूरा साइबेरिया बोलते हैं, या रूस का क्षेत्र, साइबेरिया दिख नहीं रहा है। साइबेरिया, पूरा साइबेरिया वाला रीजन, जो ओबियंसी लीना वाला जो क्षेत्र है, यहाँ जो नदियाँ प्रवाहित होती हैं, वो पूरा साइबेरिया का मैदान है। इसकी बात हो गई। उत्तर एशिया। पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया में कौन आएंगे? अरे पूर्वी एशिया में कौन आएंगे? मंगोलिया आएगा, चाइना आएगा, मंगोलिया, चाइना, उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, ये सारे द्वीप आ जाएंगे। मंगोलिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, जापान, साउथ कोरिया। यहाँ पर एक आइलैंड है जिस पर चाइना अपना हक जताने की बात कर रहा है, जिसका नाम है ताइवान। ये सारे के सारे देश पूर्वी एशिया के अंतर्गत आ जाएंगे। लिख लिए सब लोग? उत्तर एशिया, पूर्वी एशिया में कौन कौन से देश आ जाएंगे? ये चीज क्लियर? आगे चलते हैं। देखिए, साउथ एशिया हो गया, साउथ पूर्व एशिया यानी कि साउथ ईस्ट एशिया, साउथ वेस्ट एशिया बचा है। साउथ वेस्ट एशिया में कहा आ जाएगा? साउथ वेस्ट एशिया में भैया क्या आ जाएगा? जाहिर सी बात है, देखिए पाकिस्तान आ जाएगा साउथ एशिया में, ईरान, इराक, जॉर्डन, इजराइल, सीरिया, सऊदी अरेबिया, ये पूरा क्षेत्र। लिख लो यूएई, बहरीन, कतर, कुवैत। यूएई, बहरीन,
कतर, कुवैत, ये सारे के सारे देश किसके अंतर्गत आ जाएंगे? साउथ वेस्ट एशिया के अंतर्गत। ईरान, इराक, जॉर्डन, इजराइल, सीरिया, साउथ एशिया, यूएई, बहरीन, कतर, कुवैत, आपका ये भी आ जाएगा जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। लिख लो नहीं तो बताएंगे। जॉर्जिया, जॉर्जिया, बहरीन, कतर, कुवैत, नहीं सॉरी, जॉर्जिया, बहरीन भी लिखे, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ये सारे देश किसके अंतर्गत आ जाएंगे? साउथ वेस्ट एशिया के अंतर्गत आ जाएंगे। साउथ वेस्ट एशिया के अंतर्गत आ जाएंगे। कौन कौन से हैं? ईरान, इराक, जॉर्डन, इजराइल, सीरिया, सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, कतर, कुवैत, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। चलिए, ये अब ये सारे देश क्लियर हो गए। इसको अब मैं पूरा हटा देता हूं। अब आगे चलते हैं। ये सारी चीजें क्लियर हो गई क्षेत्र के आधार पर। और साउथ वेस्ट एशिया में मंगोलिया, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम। लिख लो, मंगोलिया, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम। मंगोलिया, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, इंडोनेशिया। ये सारे के सारे देश, पूरा इंडोनेशिया के लगभग 13,000 द्वीप हैं, ये सारे साउथ ईस्ट एशिया के अंतर्गत आ जाएंगे। तो हमने आपको क्षेत्र के आधार पर बता दिया कि मतलब किस किस पोर्शन में कौन कौन से देश आएंगे। अब आगे हम बात करेंगे किसके बारे में? क्षेत्र के आधार पर हो गया, जलवायु के आधार पर। आइए जलवायु के आधार पर सीख लीजिए। क्षेत्र के आधार पर हो गया। अब बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट, जलवायु के आधार पर। जलवायु के आधार पर अगर हम बात करें कौन कौन से देश हैं, आइए देखिए। फिर से मैप बनाइए, क्योंकि बिना मैप बनाए काम ही नहीं चलने वाला। कहाँ हम बता दें कैसा, कैसी शुष्क जलवायु, कहाँ पर शीत जलवायु, कहाँ पर मानसूनी जलवायु। जब तक मैप नहीं होगा आपके पास, ये पूरा एशिया कॉन्टिनेंट है। जलवायु के आधार पर हम वर्गीकरण करें तो देखिए,
इतने भागों में बटा है। कैसे? ये चीज क्लियर हुई? ये चीज दिमाग में आ गया? ये पूरा एशिया जलवायु के आधार पर बटा है। इसको हम कहते हैं मानसून एशिया। मानसून एशिया, इसको हम कहेंगे ड्राई एशिया, और इसको हम कहेंगे कोल्ड एशिया। किस आधार पर वर्गीकरण किया गया? जाहिर सी बात है, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे, मध्य अक्षांश से निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाएंगे, तो जाहिर सी बात है ठंडियां बढ़ेंगी। तो ये उष्ण एशिया के अंतर्गत भी आ जाएगा। ये थोड़ा सा ठंडा और होगा, ये कोल्ड होगा। ये हमने दो बेसिस पे बांट दिया है, एक तो वर्षा के आधार पर भी बटा है और दूसरा तापमान के आधार पर बटा है। और भैया यही तापमान और वर्षा ही किसी भी क्षेत्र की जलवायु के बारे में बता सकते हैं। वर्षा और तापमान, टेम्परेचर। मानसून एशिया में गर्मियों में बारिश होती है, ड्राई एशिया में बारिश 2.5 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर होती है, क्योंकि बहुत कम वर्षा होती है। कोल्ड एशिया में ये क्या है, तापमान बहुत कम हो जाता है। ठीक, तो जब तापमान कम हो गया, इवेपोरेशन नहीं हो पाएगा। इवेपोरेशन यानी कि क्या, ट्रांसपिरेशन, वाष्पन, वाष्पोत्सर्जन, ये दोनों प्रक्रियाएं बंद हो जाएंगी। तो जब वायु ऊपर उठकर जलवाष्प लेकर जाएगी नहीं, तो बादल बनेगा नहीं, यहां वर्षा होगी नहीं। ये वाले रीजन ड्राई एशिया, यहां भी बारिश बहुत कम होगी, टैगा टुंड्रा वाले क्षेत्र होंगे। ड्राई एशिया की बात करें तो ये शुष्क है, क्योंकि पानी का किनारा भी आसपास नहीं है। हाँ, ये थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं ये आ सकता है, ऐसा आप कह सकते हैं। कोल्ड एशिया, ये वर्गीकरण है, समझो। मतलब जो ड्राई एशिया है बिल्कुल बीचों बीच में, कोल्ड एशिया पूरा यहां तक है, और मानसून एशिया ये है। मतलब ड्राई एशिया कहीं भी पानी का तट भी नहीं छू रहा है, जो यहां तट छू रहा था मैंने इधर कर दिया। ठीक, तो ये शुष्क एशिया है, और ये कोल्ड एशिया, मानसून एशिया। मैंने कहा वर्षा के आधार पर, यहां वर्षा सबसे ज्यादा, यहां कम, यहां बहुत कम। इन दोनों रीजन में लगभग ना के बराबर वर्षा। तापमान पे आ जाइए। तापमान जाहिर सी बात है, मानसून एशिया में तापमान हमेशा ज्यादा होगा। ठीक है, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे, इसीलिए तो इसका नाम हो गया कोल्ड। ठीक, या फिर इसे वार्म एशिया के नाम से भी जाना जा सकता है। आइए इसको एक बार समझ लेते हैं। मानसून का मतलब क्या होता है? मानसून अरबी भाषा का शब्द मौसम से बना हुआ है, जबकि हम पिछली क्लासों में ये बता चुके हैं, फिर भी एक बार देख लीजिए। मानसून का मतलब है मौसम के अनुसार हवा की दिशा का पलट जाना। जैसे हमने ये कहा, ये इंडिया का क्षेत्र है, गर्मियां अगर आएंगी तो यहाँ लो प्रेशर, क्योंकि गर्मी यहाँ होगी, ये स्थल जल्दी गर्म होते हैं, गर्म हवा ऊपर उठ जाएगी। यहाँ पर हाई प्रेशर होगा, क्योंकि ये जो हवा है यहाँ बैठेगी, ये यहाँ से ये हवाएं चलने लगेंगी। ये बात क्लियर? ये कब था? समर। ठंडियों में क्या होगा? ठंडियों में क्या होगा? ये जल्दी ठंडा होगा, हाई प्रेशर में कन्वर्ट होगा, ये लो प्रेशर में कन्वर्ट होगा, हवाएं इस तरीके से बढ़ना चालू हो जाएंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। यानी कि मौसम के अनुसार ये कब है? विंटर। यानी कि मौसम के अनुसार हवाओं की दिशा का बदल जाना, और हवाएं जब अपनी दिशा बदल देती हैं तो ये अपने कारनामे भी बदल देती हैं। ये वाली हवा समुद्र से स्थल की ओर जा रही है, बारिश कराएगी, ये वाली हवा नहीं बारिश कराएगी, शुष्क होगी। अभी इंडियन मानसून पढ़ेंगे तो उसमें हम समझेंगे। तो मानसून एशिया मतलब, मानसून का मतलब सीधा है
हवाओं की दिशा का मौसम के अनुसार पलट जाना, जिसके कारण उसका नेचर भी बदल जाता है, वहां के जलवायु भी बदल जाते हैं। यहां वर्षा होगी, यहां वर्षा नहीं होगी उस कंडीशन में। ठीक है, तो मानसूनी जलवायु उन्हीं जलवायु को कहते हैं जहां गर्मियों में क्या हो रही है, बारिश हो रही है, ठंडियां शुष्क हैं। ठीक, तो मानसून एशिया ये पूरा क्षेत्र आ जाएगा। ठंडी गर्मी का क्षेत्र होगा, हवाओं की दिशा पलटेगी और बारिश करा देगी। ड्राई एशिया की जब बात करें, चूंकि ये बीचों बीच में है, समुद्र का किनारा भी इसके आसपास टच नहीं कर रहा है, इसको छू नहीं रहा है, समुद्र का किनारा भी इसको छू नहीं रहा है, जिसके कारण आप कह सकते हैं कि ये क्षेत्र शुष्क है। 2.5 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है, बहुत कम वर्षा होती है। ठीक है, मानसून एशिया के ही अंतर्गत दो स्थान है, मासिनराम चेरापूंजी, जो कि गारो खासी जयंतियां पहाड़ियां हैं मेघालय में, जिसमें खासी पहाड़ी का कीप नुमा आकार जो होता है, ये अत्यधिक वर्षा का कारण वहां बनता है। इसीलिए खासी पहाड़ी के दक्षिण में मासिनराम चेरापूंजी दो स्थल है जहां पर अत्यधिक वर्षा होती है, 1100 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। ड्राई एशिया की बात करें तो ड्राई एशिया में समुद्र का किनारा ना होने के कारण वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है, ड्राई एशिया कहलाती है। और ड्राई एशिया में ही एक तो बारिश भी नहीं हो रही है, ठीक, और तापमान भी थोड़ा कम ही है। एक प्रकार से देखा जाए सबसे ज्यादा तापमान यहाँ, सबसे कम तापमान यहाँ। लेकिन एक चीज मैं क्लास बता दूं, ये तो तापमान यहाँ कम है क्योंकि आपने अक्षांश के हिसाब से बता दिया, यहाँ अक्षांश कम है, यहाँ अक्षांश बढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे तापमान कम होते जाएंगे। लेकिन एक ही अक्षांश पर अगर एक ऊंचाई पर है, एक कम ऊंचाई पर है, तो जो ऊंचाई पर होगा वहां तापमान क्या होगा, कम होगा, और जो कम ऊंचाई पर है वहां तापमान ज्यादा होगा। तो यहां सबसे गर्म स्थान होना चाहिए इस क्षेत्र में, इसको इस तरीके से थोड़ा बनाने से और क्लियर हो जाएगा। है वही क्षेत्र, लेकिन थोड़ा सा डायग्राम। मानसून एशिया, ये ड्राई एशिया, इसमें होना चाहिए इससे ठंडा, लेकिन इसी क्षेत्र में जो पाकिस्तान आ जाता है, पाकिस्तान का ये वाला क्षेत्र पूरा यहां तक आ जाता है। पाकिस्तान में यहां जो क्षेत्र है जैकोबाबाद, जैकोबाबाद, यहां सबसे ज्यादा टेम्परेचर पाया जाता है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर पाया जाता है, 59 डिग्री सेल्सियस यहां का तापमान है। तो ड्राई एशिया के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है। ये चीज क्लियर। कोल्ड एशिया, कोल्ड एशिया की अगर हम बात करें तो पूरा साइबेरिया का क्षेत्र इसके अंतर्गत आएगा। और साइबेरिया का क्षेत्र आने के कारण साइबेरिया में एक स्थान है बर्खोयास्क, बर्खोयास्क, ये विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। एशिया का सबसे गर्म स्थान जैकोबाबाद पाकिस्तान में, ठीक है। अल अजीजिया की बात नहीं कर रहे हैं जो कि विश्व का सबसे गर्म स्थान है, ठीक है ना, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एशिया की। तो एशिया में ही अगर देखा जाए कोल्ड एशिया के अंतर्गत ये साइबेरिया का पूरा मैदान है, यहां पर एक चोटी पाई जाती है बर्खोयास्क पर्वत श्रेणी। एक तो कोल्ड पहले से है, दूसरा यहां पर्वत श्रेणी अगर पाई जा रही है तो जाहिर सी बात है स्थान बहुत ठंडा हो जाएगा। और यहीं पर बर्खोयास्क नाम की पर्वत श्रेणी है जहां सबसे ज्यादा क्या पड़ती है, ठंडी पड़ती है। यहाँ का टेम्परेचर -68 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, सोच लीजिए, -68 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है बर्खोयास्क का। विश्व का सबसे ठंडा स्थान वैसे होना चाहिए अंटार्कटिक रीजन में, लेकिन अब देख लीजिए अंटार्कटिक से कम अक्षांश पर है, भाई अंटार्कटिक सबसे नीचे है, वहां सबसे ठंडा स्थान होना चाहिए, लेकिन कोल्ड एशिया में ही ये ऊंचाई पर होने के कारण विश्व का सबसे ठंडा स्थान जो रिकॉर्ड किया गया है -68 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब आगे चलते हैं, यहां तक नोट कर लीजिए, बना लीजिए।
बहुत फास्ट। चले आगे। इसमें क्लास जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको आप अगली क्लास में ज़रूर पूछ लीजिए कि सर ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई, मैं फिर से समझा दूंगा। हो सकता है यहाँ आप लोग उपस्थित नहीं हैं जिसके कारण कुछ चीज़ें मैं फास्ट चल सकता हूँ, कुछ चीज़ें उतना समझा नहीं रहा हूँगा, लेकिन आप अगर पढ़ लेंगे और इसमें आपको कहीं दिक्कत आएगी तो अगली क्लास में आप पूछ सकते हैं। चलिए, ये क्लियर हो गया। लिख लिए होंगे आप लोग। चलिए, जलवायु के आधार पर हो गया। अब बात करते हैं भौगोलिक स्थिति के आधार पर। भौगोलिक स्थिति के आधार पर बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल लोकेशन, देखिए देखिए भौगोलिक स्थिति के आधार पर अगर हम बात करें तो हमने यहाँ लिख देना है क्या है, उत्तर का मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र पूरा कहाँ आ जाएगा, यूराल पर्वत से लेकर ये पूरा क्षेत्र आ जाएगा, उत्तर का पूरा मैदानी क्षेत्र आ जाएगा, जहाँ पर मैंने अभी बताया ओब, येंसी, लीना नदियों का प्रवाह होता है। तो यहाँ पर एक लाइन आप लिख सकते हैं, इस मैदान पर या इस मैदान की प्रमुख नदी ओब, येनशी, लीना है। नंबर 2, यहां पर एक बैकाल लेक भी है, विश्व की सबसे गहरी लेक, सबसे गहरी झील, विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल, गहराई कितनी है 1632 मीटर। इस मैदान की प्रमुख नदी ओबीएनसी लीना है, क्रम से यही लिख लीजिएगा क्योंकि वो पश्चिम की ओर है, लीना सबसे पूरब की ओर है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल इसके
मतलब बैकाल इसी क्षेत्र के अंतर्गत है। नंबर थ्री, कि इस क्षेत्र का विस्तार, इस क्षेत्र का विस्तार कहां से कहां तक है? क्या बताएंगे? यूराल पर्वत से लेकर, यूराल माउंटेन से लीना नदी तक है। ठीक, ये 3 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। ठीक, इस क्षेत्र का विस्तार यूराल माउंटेन से लीना नदी तक है। आगे चलते हैं। ये 3 पॉइंट आपको क्लियर हो गया। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, अब अगला उत्तर का क्षेत्र हो गया। मध्यवर्ती पर्वतीय क्षेत्र, मध्यवर्ती पर्वतीय क्षेत्र, मिडिल माउंटेनियस रीजन। मध्यवर्ती पर्वतीय क्षेत्र की अगर बात करें तो देखो, ये मैं हटा दे रहा हूं। देखिए, इसमें क्या होगा? पामीर बिल्कुल बीचों बीच में है, पामीर बिल्कुल बीच में है। कुछ पर्वत इधर हैं, जैसे यहाँ पूरा लिखा जाना संभव नहीं है, इसलिए इसको हम थोड़ा सा अलग लिख देते हैं। मध्यवर्ती पर्वतीय क्षेत्र को, ये मान लीजिए पामीर है। इसमें कुछ हिस्से इस तरीके से हैं पर्वत श्रेणियाँ, कुछ इस तरीके से पर्वत श्रेणियाँ हैं, कुछ इस तरीके से फैले हैं, कुछ इस तरीके से फैले हैं, और कुछ इस तरीके से फैले हैं। ये सारे क्षेत्र पामीर से ही निकले हैं। ये पूरे क्षेत्र है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा अलग बना के दिखाता हूँ। देखो, यहाँ पर बनाऊं, ठीक, क्या है? पामीर। यहाँ पर है कुल्लुनसान, फिर अल्तुनसान, नानसान, दिख रहा है सबको? कुल्लुनसान, अल्तुनसान, नानसान, सिंगलिंगसान, दिखा सबको? देखो, ये क्या है? कुनलुन सान, सान पर्वत श्रेणियों को कहते हैं। कुनलुन, अल्तुन, अल्तुनसान, कुल्लुनसान, अल्तुनसान, नानसान। सान ऐसे लिखना, यह है सान। कुल्लुनसान, अल्तुनसान, नानसान, शिंगलिंगसान, शिंगलिन, सिंगलिनसान, इस तरह से। कुल्लुन, अल्तुन, नान, सिंगलिंग, इसी में अंतर्गत आ जाएगा कुल्लुन सान, नानसान, ये। फिर उसके बाद ये हिमालय पर्वतीय श्रृंखला, हिमालयन माउंटेनियस रीजन,
ये क्या है, कुल्लुनसान, ये अल्तुनसान, ये नानसान, ये सिंगलिंगसान। ये चीज क्लियर? देखिए अब इधर देखो, तियान माउंटेन, तियान, अल्ताई माउंटेन, शियान माउंटेन, याबलो नोई, याबलो नोई माउंटेन, और यहां पर देखोगे तो बरखो यास्क, बरखो यास्क दिखा, बरखो यास्क। फिर देखो, तियान सान, अल्ताई सान दिख रहा होगा सबको, तियान सान अल्ताई, ये शायद वर्खो यास्क आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ पर सही से, वर्खो यास्क, लेकिन लिख लीजिएगा वर्खो यास्क, या थोड़ा मैं नीचे लिख देता हूं, बरखो यास्क, विश्व का सबसे ठंडा स्थान। ये क्या है, याबलो नोई माउंटेन, यह क्या है, सियान माउंटेन, यह है अल्ताई माउंटेन, यह है तियान माउंटेन। ये चीज क्लियर? अब हम इधर आते हैं, तो ये तीन पर्वत श्रृंखलाएं जो इस तरह से मैंने दिखाई हैं, वो मैंने इस तरीके से दिखा दी, तियान, अल्ताई, सियान, याबलोनोई, बरखोयास्क। परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अगर आपके पास एटलस है तो आसानी से ये मिल जाएंगी, क्रम से मिल जाएंगी, एशिया का मैप खोलिएगा क्रम से मिल जाएंगी, तियान, अल्ताई, सयान, याबलोनोई, बरखोयास्क, कुनलुन, अल्तुन, नान, शिंगलिन। ठीक, अब इन दोनों पर्वत श्रृंखला को मैं दिखा रहा हूं। ठीक, ये मिटाता हूं मैं, देखिए पामीर प्लेट्यू का इस तरफ हिंदुकुश, सुलेमान, अलबुर्ज, जागरोस, यहां पर ही है कैस्पियन सी, यानी कि कैस्पियन सी के जस्ट नीचे अलबुर्ज, और ये क्या है, बरखोयास्क, सॉरी अलबुर्ज है ये, और जागरोस ये, और ये है कैस्पियन सी। यहां पर आपको ब्लैक सी मिलेगा, ब्लैक सी, हाँ वो वाला पानी, एक, हाँ कहाँ थे हम लोग, वो वाले समझ में आ गए, इधर समझते हैं। ये क्या है, हिंदुकुश, ये क्या है, सुलेमान, पूछा जाता ना हिंदुकुश सुलेमान पर्वत श्रेणियां, तो ये दोनों पाकिस्तान में है। ये क्या है, एलबुर्ज, ये क्या है, ईरान साइड में है ये, एलबुर्ज, जागरोस,
जाग्रोस। फिर यहां पर कॉकेसस, क्योंकि देखो यहीं पर एक पर्वत है कैस्पियन सी से लगा हुआ, जो कि यहां पर एक झील तक जाता है। इस पर्वत का नाम है कॉकेसस, कॉकेसस। और यहां पर एक पर्वत है जिसका नाम है पॉन्टाइन। तो देखो हिंदुकुश, एल्बुर्ज, कॉकेसस, ये इस क्रम में है। पामीर, जाग्रोस और पॉन्टिन ये इस क्रम में है। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये कौन सा सागर है? कैस्पियन सी। ये ब्लैक सी। कौन सा है? कैस्पियन सी। और ये क्या है? ब्लैक सी। इसका कल आपको मैप पूरा दिखा देंगे। यहां पर देखो पामीर से यहां पर जो बढ़ रही हैं, तियान माउंटेन, अल्ताई माउंटेन, सियान माउंटेन, याबलोनोई माउंटेन और ये बरखोयास, ये पूरा श्रेणी। कुनलुन, अल्ताई, नानसान, सिंगलिनसान। फिर हिमालय पर्वत श्रृंखला पूरी आ जाती है। बीच में कौन है? पामीर का पूरा क्षेत्र आ जाएगा। ये नोट कर लीजिए, दिख रहा होगा सबको। तो क्वेश्चन बहुत पूछा जा सकता है ऐसे। अल्ताई, सियान, याबलोनोई, बरखोयास्क को क्रमशः दक्षिण से उत्तर की ओर लगाइए या उत्तर से दक्षिण की ओर लगाइए। कुल्लुन, अल्तुन, नान, सिंगलिंग को पूरब से पश्चिम की ओर लगाइए। ठीक है, क्वेश्चन दे सकता है। पॉन्टिन, सुलेमान, अल्ताई, सिंगलिन को पूरब से पश्चिम क्रम में लगाइए। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसे पामीर गांठ कहते हैं। इन्हीं से ये पर्वत श्रृंखलाएं इस तरह से फूल की तरह बटी हुई हैं, जैसे फूल की पंखुड़ियां होती हैं उसी तरीके से। कितने भाग हो गए? 1 2 3 4 5। जल्दी से नोट करिए। क्लियर हो गया? चलिए अब इसको हटाते हैं, अगला समझते हैं। मार्कर, अच्छा। देखिए पठारी क्षेत्र की बात करें, प्लेट्यू रीजन, तो इसमें कुछ ही पठार हैं, जैसे तिब्बत का याकूत पठार,
भारत का दक्कन का पठार, तिब्बत का याकूत पठार, भारत का दक्कन का पठार, अगला कौन सा, टर्की या तुर्की, अनातोलिया का पठार, टर्की का अनातोलिया का पठार, तिब्बत का याकूत पठार, भारत का दक्कन का पठार और टर्की का अनातोलिया का पठार, ये सारे रीजन पठारी रीजन हैं। ये चीज़ें क्लियर हो गई। और इसमें कौन सा पठार आ जाएगा, थोड़ी सी चीज़ गड़बड़ हो गई है, यहाँ मैंने गड़बड़ कर दिया। साइबेरिया का ये क्षेत्र है, साइबेरिया का याकूत पठार। और अगला है तिब्बत प्लेट्यू, तिब्बत का पठार, जो मैंने अभी नॉच बनाया था उसके चारों ओर सिखाएं, मैंने दिखाया कि ये सारी पर्वत श्रेणियां यहाँ से निकली हैं। तिब्बत का पठार, भैया ये पठार एक ऐसा पठार है जो भारतीय मानसून को भी प्रभावित करता है, याद रखिएगा। देखो, ये इंडिया का जो क्षेत्र है, यहाँ पर है तिब्बत का क्षेत्र, ठीक है। ये मैदानी भाग से कितना ऊपर है, 5000 मीटर ऊपर है। 5000 मीटर जब ऊपर है और जब कर्क रेखा पर सन की किरणें चमकती हैं सीधे, तो ये क्षेत्र बहुत तेजी से गर्म होता है। लेकिन इन सभी रीजनों में सबसे ज़्यादा गर्म होता है ये कौन, तिब्बत। जब ये गर्म होता है तो यहाँ की हवा गर्म होकर सीधे डायरेक्ट ऊपर उठती है, यहाँ पर लो प्रेशर या निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। ये हवा ऊपर उठी, क्या ऊपर उठती चली जाएगी? नहीं, इसको जहाँ स्थान मिलेगा वहाँ जाएगी। जबकि ये जो रीजन होते हैं समुद्र के किनारे, यहाँ पर हवा उतरती है, हाई प्रेशर में ये क्षेत्र होते हैं। ज़्यादा रीजन यहाँ हाई प्रेशर का होता है। क्यों, कैसे, जब भारतीय मानसून पढ़ाएंगे तो और अच्छे से बताएंगे। हाई प्रेशर यहाँ क्रिएट होता है। अब यहाँ हवा उतर रही है, जाहिर सी बात है, यहाँ हवा उतर रही है और यहाँ हवा ऊपर जा रही है। तो ये ऊपर उठ रही है, यहाँ हवा उतर रही है, जाहिर सी बात है यहाँ हवा अगर उतर रही होगी तो ये स्थान क्या होगा, खाली होगा। यहाँ स्थान भरा होगा क्योंकि ये हवा ऊपर जा रही है, तुरंत ये वाली हवा इधर ट्रांसफर होती है, यहाँ गिरती है, भारतीय मानसून का साइकिल क्रिएट हो जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं? नहीं समझे? देखो, ये इंडिया का क्षेत्र और यहीं पर है तिब्बत जो ऊंचाई पर है, और यहाँ पर है हिंद महासागर का पानी। यहाँ पर क्या हो गया, लो प्रेशर, क्योंकि हवा ऊपर डायरेक्ट ऊपर उठ रही है। यहाँ होगा हाई प्रेशर क्योंकि हवा नीचे बैठेगी। क्योंकि स्थल जल्दी गर्म होते हैं, पानी देर में गर्म होता है। स्थल में कौन जल्दी गर्म होता है, पठार जल्दी गर्म होते हैं, जल्दी से ऊपर हवा को फेंकेंगे, ये हवा नीचे आएगी, यहाँ लो प्रेशर क्रिएट होगा, यहाँ हाई प्रेशर क्रिएट होगा, ये वाली हवा ट्रांसफर इधर होती है और भारतीय मानसून चलने लगता है। ये बात क्लियर हुई? भारतीय मानसून की क्रियाविधि चलने लगती है। तो भारतीय मानसून की जब क्रियाविधि चलने लगती है तो इस प्रकार से यह साइकिल क्रिएट होता है। ऐसे यहां पर भी इस तरह से साइकिल क्रिएट होता है। तो इसको मैंने इस तरीके से दिखा दिया, आपको समझ में आ रहा है? जैसे कि ये इंडिया है, ये बात क्लियर। अब हम महत्वपूर्ण द्वीपों की एक बार बात कर लेते हैं।
महत्वपूर्ण द्वीप की बात कर लें तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट ठीक है, महत्वपूर्ण द्वीप की बात करें तो जैसे कि महत्वपूर्ण द्वीपों में हम जापान के यहाँ द्वीप बताए थे, होkkaido, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू, ये सारे द्वीप हैं। और अगला द्वीप की अगर हम बात करें तो कुछ चाइना के प्रमुख मतलब रूस के द्वीप आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर द्वीप है रूस का, फिर यहाँ द्वीप है रूस का, इसको हम कहते हैं सेवेरनाया, सेवेरनाया। इसका नाम है रेंगेल, रेंगेल, सेवेरनाया। यहाँ है क्यूराइल, ये क्या है क्यूराइल द्वीप। यहाँ मैंने एक द्वीप बताया था आपको, इसका नाम था सखालिन। क्यूराइल द्वीप, सखालिन द्वीप, सेवेरनाया द्वीप, रेंगेल द्वीप, ये चीज क्लियर। तो सेवेरनाया, रेंगेल, सखालिन, क्यूराइल। पूछा जाए क्यूराइल द्वीप, सखालिन द्वीप कहाँ है, आप बताओगे प्रशांत महासागर में। सेवेरनाया, रेंगेल कहाँ है, आप बताओगे आर्कटिक, आर्कटिक क्षेत्र में। जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया के द्वीप हैं, ये चीज क्लियर। और ब्रुनेई जानते हैं कि बोर्नियो मलेशिया और इंडोनेशिया के क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगे। यहाँ पर है ब्रुनेई, सॉरी बोर्नियो, बोर्नियो किसके किसके अंतर्गत आ जाएगा, ब्रुनेई, मलेशिया और इंडोनेशिया के अंतर्गत। ये सारी चीजें क्लियर हो गई। और एक और द्वीप सकोत्रा, ये सकोत्रा आइलैंड है, सकोत्रा द्वीप है, किसका है, यहाँ एक देश है यमन, ये है ओमान, तो यमन का एक द्वीप है सकोत्रा। ठीक है, यमन क्या है, सकोत्रा द्वीप है। सेवरनाया, रेंगेल, ये चीज क्लियर। क्यूराइल द्वीप, सखालिन द्वीप, ये रूस के ही द्वीप हैं, क्यूराइल भी, सखालिन भी, सेवरनाया, रेंगेल भी, ये आर्कटिक में है। आप सेवरनाया को कह सकते हो, ये कहाँ है, कारासी में। यहाँ भैया सागर कौन सा है, कारासी। यहाँ क्या है, लाप्तेव सी, लाप्तेव सागर, कारा सागर। कारा सागर में सेवरनाया है और लाप्तेव में रेंगेल है, ये दिमाग में हमेशा बैठाए रखिए, पूछा गया है कई बार क्वेश्चन। क्यूराइल, सखालिन, ये सारे द्वीप कहाँ हैं, पूछा गया है क्वेश्चन। सेवरनाया, रेंगेल, सखालिन, क्यूराइल को पश्चिम से पूरब के क्रम में लगाइए। ये तभी लगा सकते हैं जब आपको मैपिंग क्लियर होगी। यहाँ पर होkkaido, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू, बोर्नियो, जावा, सुमात्रा। यहाँ सकोत्रा द्वीप किसका है, कई बार क्वेश्चन आया है, आप बताओगे यमन की। ये चीज क्लियर। तो आपके आइलैंड क्लियर हो गए, मतलब एशिया को कितने भूभाग में बांट कर पढ़ा जाता है, ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। और एक बात आपको बता दें, अब इसके बाद जो एशिया में बचा है वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के अलावा कुछ नहीं है, जो मैपिंग थी मैंने करवा दी है। ठीक,
जितना ज्योग्राफी से रिलेटेड प्रॉब्लम थी वो सारी हो गई। यानी कि जहाँ कॉन्सेप्ट, मैंने बार बार बताया ज्योग्राफी में क्या इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट, इसको सीखने में देरी मत करिए। मैप, इसको सीखने में देरी ना करिए। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, फैक्ट, इसको आप कई किताबें लेकर पढ़ सकते हैं, कहीं से भी कोई भी किताब उठाकर पढ़ लीजिए, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी। जैसे बहुत से हैं, जैसे टर्की है, टर्की के बारे में बताया जाता है यहाँ इजामिर की घाटी है, अफीम का उत्पादन होता है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर माउंट अरारात सबसे ऊंची चोटी है और कई प्रकार के यहाँ ऊन पाए जाते हैं। ये फैक्चुअल डाटाज है, ठीक है। और एक चीज़ शायद मैंने जापान में आपको नहीं बताया था, वो एक बार सीख लीजिए। ये है 2HSK होकैडो, होन्सू, शिकोकू और क्यूशू। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर मतलब ये चौथे नंबर पे आ जाएगा, ये तीसरे नंबर पर। ये मैंने क्या बताया, ये उनके क्षेत्रफल के आधार पर इन द्वीपों का क्रम है। उत्तर से दक्षिण का क्रम ये है, क्षेत्रफल का क्रम ये है। ये क्या है, उत्तर से दक्षिण का क्रम। और ये क्या है, क्षेत्रफल के आधार पर। ये दिमाग में रखिएगा क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया है। तो ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट मैप को हमेशा याद रखिए। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन यार हर किताब में मिल जाती है, कहीं से भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में अगर कुछ छूट जाए या फिर ना हो तो उसको आप क्या कर सकते हैं, कई किताबों से अब आपको समझ में आने लगेगा, क्योंकि टेक्निकल टर्म होते हैं ज्योग्राफी के, वो समझ में नहीं आते। मैपिंग होती है, वो समझ में नहीं आती है। जो कि दो मेन काम हमारा काम है करवाना, वो मैं करवा रहा हूँ। फैक्चुअल डाटाज ये सारे कई किताबों से हो सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मेन एशिया का पार्ट हो गया है। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, एशिया में इसकी राजधानी क्या है, इसमें क्या फेमस है, और जो इकोनॉमिकल ज्योग्राफी है, यानी कि कोयला सबसे ज़्यादा उत्पादन, गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन, चीनी का सबसे ज़्यादा उत्पादन, ये मैं आपको बाद में पीडीएफ के रूप में दे दूंगा। कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो एशिया से रिलेटेड है उसको मैं बाद में दे दूंगा, ठीक है। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जिसे समझाया नहीं जाता, वो सिर्फ फैक्ट है। आपको भी पढ़ाएंगे तो उसमें भी बोरियत लगने लगती है कि अरे सर ये तो हम कहीं से भी पढ़ सकते हैं। तो ये दिमाग में रखिए, ज्योग्राफी में क्या सीखने लायक है, मैपिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। बाकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हर जगह हर लोग पढ़ाते रहते हैं, उनसे आप सीख लिया करिए। चलिए, और फिर मैं बता रहा हूँ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन केवल उतना ही पढ़िए जितना प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की भी तो बहुत सारी अनगिनत, मतलब उसका तो कोई था ही नहीं, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगला हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे चलेंगे और शायद ज्वालामुखी में कुछ मैंने छोड़ा था, उसको कुछ शब्दावलियाँ हैं उसको मैं कंप्लीट करूँगा, फिर आगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट पर हम चलेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए क्लास इतना ही, और आज रिकॉर्डिंग ही हुई है और लाइव क्लास अगली क्लास में आपको मिल जाएगी। और जो भी इसमें दिक्कत आए आप पूरा पढ़ लीजिए, जहाँ भी दिक्कत आ रही होगी उसको आप ज़रूर पूछ लीजिए अगली क्लास में, ठीक है क्लास। थैंक यू।